हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर का जो क्राइटेरिया है 15 मार्क्स इवैल्यूएशन का, वो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो 170 क्वेश्चंस के या 85 क्वेश्चंस के होते हैं। अब तो जो 170 क्वेश्चंस के जो एग्जाम हो रहे हैं, तो उनको 170 क्वेश्चंस को जो है वो 85 मार्क्स में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी के 120 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 170, तो उसको कन्वर्ट करके 60 बना दिया जाता है। किसी के अगर 90 मार्क्स आते हैं तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 45 में, ठीक है। और फिर उसमें जो है ये 85 मार्क्स का जो रिटन टेस्ट होता है, मतलब 170 क्वेश्चंस का जो रिटन टेस्ट होता है, उसको 85 में कन्वर्ट करके 2 से डिवाइड करके फिर जो है उसमें 15 मार्क्स जो है वो इवैल्यूएशन के जो हैं वो जोड़े जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया है। वो केवल किसी एक एग्जाम, चाहे एलडीआर सुपरवाइजर कहिए या आप टीजीटी कहिए, टेट, जो भी मतलब एग्जाम, चाहे वो जेओ का है, कोई भी एग्जाम है जो कि कंडक्ट किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा, तो उसमें ये लागू होता है। क्योंकि अब आप जैसे जानते ही हैं, क्लास 3 पोस्ट के लिए जो है वो इंटरव्यू हटा दिए गए हैं, काफी पहले से हटा दिए गए हैं। तो वो 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू है अब वो होता नहीं है, उसकी जगह जो है काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग में जो भी है सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करते हैं, उसके आधार पे आपको इवैल्यूएशन के 15 मार्क्स में से जो है वो आपके मार्क्स जो है काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है, तो हम उसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज कि 15 मार्क्स में से हम कितने मार्क्स जो है वो एक कैंडिडेट स्कोर कर सकता है। और जो भी आपका 85 में से जो भी आपका स्कोर आएगा, उसमें ये 15 मार्क्स का जो स्कोर है वो जुड़ जाता है, और उसके बाद जो मेरिट बनती है उससे जो है वो सिलेक्शन होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 2.5 मार्क्स जो है 15 में से 2.5 मार्क्स जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके दिए जाते हैं। मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई एग्जाम टीजीटी के ऊपर होता है, टीजीटी का एग्जाम है, तो वहां पे जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसमें जो परसेंटेज है, उस एग्जाम की परसेंटेज जो है वो काउंट की जाती है। जैसे मान लीजिए एलडीआर सुपरवाइजर है, तो वहां पर जो है 10th बेस माना गया है उसको। या ग्रेजुएशन के लिए जैसे कोई सुपरवाइजर का या किसी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, तो जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होंगे वो क्राइटेरिया बनेगा। मैक्सिमम 2.5 नंबर आएंगे। तो मान लीजिए कि 10th में आपके 50% नंबर हैं, तो 2.5 में से आपको जो है वो 1.25 मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपके 70% मार्क्स हैं तो 1.75 मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपके 40% मार्क्स है तो 2.5 में से आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेटिंग 15 नंबर का जो क्राइटेरिया है इवैल्यूएशन का, उसमें 2.5 नंबर जो है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रखे गए हैं। 2.5 में से इस तरह से जो है वो आपका मार्क्स कैलकुलेट होगा। और ये कैसे पता लगेगा? जो भी आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है उससे पता लगेगा। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए रखी गई है, वहां पर जो है वो मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल एजुकेशन, अगर कोई टेक्निकल पोस्ट है तो वहां प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जुड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई जेई की पोस्ट है, तो वहां पे इंजीनियरिंग के जो मार्क्स हैं वो उसके आधार पे जो वो बनेगा, ठीक है। फिर आता है 1 नंबर। तो 1 नंबर जो है वो कोई भी जो बैकवर्ड एरिया या पंचायत है उसके नंबर मिलते हैं। तो आपको ये जो ये प्रमाण पत्र कौन देगा? ये वहां का कंसर्न्ड जो एसडीएम है, तहसीलदार है या नायब तहसीलदार है। तो आप अगर बैकवर्ड पंचायत या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो आप अगर जागरूक हैं, आप पता लगा के रखिए कि भाई आपकी जो क्या पंचायत या आपका जो एरिया है क्या वो बैकवर्ड में आता है। अगर वो आता है तो आप जो भी कंसर्न एसडीओ यानी कि एसडीएम है या तहसीलदार है, वहां से जो है आप ये जो है सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और इसके बेस पे आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है लैंडलेस फैमिली, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, या फिर जिनके पास जमीन है लेकिन 1 एकड़ से कम है, 1 हेक्टेयर यानी 1 एकड़ से कम है।
तो ये भी जो प्रमाण पत्र है ये तहसीलदार या जो एसडीएम है वहां से जो मिलेगा। जरूरी नहीं है आप एसडीएम से ही लें, आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार भी जो है इन जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको इशू कर सकता है। बैकवर्ड एरिया या पंचायत का सर्टिफिकेट भी जो है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम ओब्लिक की लिखा गया है। तो इनमें से कोई भी जो है, सी का मतलब सिविल, कोई भी इन तीनों में से जो है ये सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। इसी प्रकार से जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि का या लैंडलेस फैमिली का जो सर्टिफिकेट है वो भी जो है वो कोई भी एसडीएम या तहसीलदार जो है वो इशू कर सकता है। इसके अलावा नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट, ये भी जो है वो एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो है या कंसर्न्ड पंचायत सेक्रेटरी, सहायक और साथ ही साथ अगर पंचायत सेक्रेटरी या सहायक दे रहा है तो उस पे प्रधान, उप प्रधान के जो है वो काउंटर साइन होंगे। ठीक है, और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी, सहायक और एंड काउंटर साइन बाय कंसर्न प्रधान एंड उप प्रधान। ठीक है, तो जो भी पंचायत सेक्रेटरी आप है तो और साथ ही साथ पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान दोनों के साइन होने चाहिए उस पे। ठीक है, तो नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट वो लोग दे सकते हैं, ठीक है, जिनके परिवार में कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं है, तो उसके भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर है जो लोग डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, 40% से अधिक जिनकी इन्फर्मिटी है या इम्पेयरमेंट है, तो उनको भी जो है वो 1 मार्क्स जो है वो मिलेगा। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हेल्थ और फैमिली जो वेलफेयर है, स्वास्थ्य विभाग जिसको हम कहते हैं, और जो मेडिकल बोर्ड है जो ये सर्टिफिकेट बनाता है, तो उस मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के आधार पर जो है दिव्यांग लोगों को, जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है, उनको 1 मार्क्स जो है वो इसमें दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपने एनएसएस का 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट है, या आपके पास एनसीसी का 1 साल का सर्टिफिकेट है, या आपके पास स्काउट एंड गाइड का 1 वर्ष का सर्टिफिकेट है, या इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी और स्काउट एंड गाइड के अलावा अगर आपने किसी भी जो नेशनल लेवल का कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में अगर आपने वहां पे मेडल जीता है, तो आपको 1 मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो जो भी कंसर्न हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने कॉलेज में किया है तो एनएसएस, एनसीसी का सर्टिफिकेट, या अगर आप स्कूल में थे तो स्कूल में भी जो भी आपका एनएसएस, एनसीसी का जो भी सर्टिफिकेट है उसके आपको 1 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, स्काउट एंड गाइड जो भी है। और जो मेडल विनर है वो भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का जो आप जानते ही हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ जो अथॉरिटी होती है स्पोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो उसके द्वारा जो है, अगर कोई आपने नेशनल लेवल पे खेला है तो वो ज्यादातर जारी करते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी होगा। अगर आपने मेडल जीता है तो उसके भी आपको 1 अंक जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा बीपीएल फैमिली को 2 नंबर है। ठीक है, सालाना अगर उसकी इनकम जो है वो 40,000 से कम है, ठीक है, या जो भी सरकार जो भी इनकम जो भी समय समय पे जो है डिसाइड करती रहेगी, तो जो बीपीएल फैमिली है उनको 2 नंबर है। और ये सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? ये बीडीओ के द्वारा जो है वो कंसर्न बीडीओ बाय टेकिंग ऑथेंटिकेशन एंट्री इन परिवार रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ सच सर्टिफिकेट और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी या प्रधान काउंटर साइन बाय प्रधान। तो ये बीडीओ भी दे सकता है, और जो आपका पंचायत सेक्रेटरी है उस पर प्रधान के साइन और पंचायत सेक्रेटरी के साइन के साथ जो है वो जो बीपीएल आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है उसके आधार पे आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आती है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, ठीक है, क्या उन्हें बीपीएल सर्टिफिकेट मिलेगा? तो क्योंकि वो रूल जो है वो सभी पे लागू हो रहा है, क्योंकि जितने भी मान लीजिए अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं तो वो सभी, क्योंकि इन सर्विस जो है, सर्विस तो नहीं कहेंगे हम, मानदेय पे लगी हुई हैं, तो अगर कहीं पे भी किसी का भी बीपीएल प्रमाण पत्र बनता है तो या तो वो सभी का बनेगा या वो किसी का भी नहीं बनेगा। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई महिला, ठीक है, विडो है, विधवा है, या तलाकशुदा है, या वो सिंगल है यानी कि अनमैरिड है, ठीक है, सिंगल वुमेन, या वो डेस्टिट्यूट है, ठीक है, यानी कि जो असहाय है। असहाय उस स्थिति में होता है जब पति मर जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो विडो और डेस्टिट्यूट एक ही चीज है। या आप ये भी कह सकते हैं अगर उसके माता पिता नहीं है, ठीक है, तो भी वो डेस्टिट्यूट की श्रेणी में आ जाती है।
ठीक है, पिता और माँ नहीं है तो कोई लड़की अगर वो अनमैरिड है तो वो डेस्टिट्यूट की श्रेणी में आ जाएगी। तो उसको भी जो है वो 1 नंबर मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जो है ये बीडीओ देगा। ठीक है, परिवार रजिस्टर की एंट्री के आधार पर जो है ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ठीक है, तो विधवा, तलाकशुदा, असहाय या जो एकल नारी है उसके 1 नंबर हैं। फिर अगर कोई सिंगल डॉटर है, किसी की कोई जो आवेदन कर रहा है, जो एग्जाम दे रहा है, या तो वो अपने माँ बाप के इकलौती संतान है, यानी कि इकलौती बेटी है। ठीक है, उसका कोई ना भाई है ना कोई बहन है, तो उसके भी 1 अंक है। ठीक है, या फिर कोई अनाथ है। यहाँ पे अनाथ अर्धअनाथ की बात नहीं कही है, जिसके माता पिता दोनों ही नहीं है। पूर्ण रूप से अगर कोई अनाथ है तो उसके भी 1 अंक है। और ये सर्टिफिकेट भी जो है बीडीओ इशू करेगा। ठीक है, तो एकल जो भी सिंगल डॉटर है, यानी कि ठीक है, एक जो सिंगल चाइल्ड है, चाइल्ड यहाँ पे मैंने बता दिया, कंफर्म कर दिया आपको कि जो सिंगल डॉटर है वो खुद कैंडिडेट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट की बेटी है, मान लीजिए कि कोई जो आवेदन कर रहा है उसके पास एक ही बेटी है, उसको नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट अप्लाई जिसने किया है वो खुद अपने माँ बाप के इकलौती जो है वो बेटी होनी चाहिए, तो उसके 1 अंक है। और ऑर्फन जो है वो पूर्ण अनाथ की बात की गई, जिसके माता पिता दोनों ही ना हो। इसके अलावा अगर आपने कोई पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिस चीज की पोस्ट निकली है उससे रिलेटेड कोई 6 महीने का कोर्स किया है किसी भी जो है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से, तो उसके जो है वो 1 अंक मिलेंगे। यानी कि वो भी जो सर्टिफिकेट है आप दिखा सकते हैं। 6 महीने का सर्टिफिकेट मिनिमम आपका होना चाहिए। 6 महीने के बाद चाहे वो 2 साल का हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो, नंबर आपको एक ही मिलेंगे उसके। 6 महीने मैक्स, मिनिमम 6 महीने का होना चाहिए। तो 1 नंबर इस चीज के भी है। अब ये आप देख सकते हैं कि क्या, जैसे किसी ने एसीसी का कोर्स किया है, किसी ने न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, तो उसके भी शायद आपको 1 नंबर जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये कंसर्न्ड उस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग है। ठीक है, सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है, ट्रेनिंग की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई डिप्लोमा की बात नहीं की गई है, ट्रेनिंग की बात की गई। ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग की बात की गई है, प्रशिक्षण की बात की गई है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आपका जो है एक्सपीरियंस है किसी सरकारी या अर्ध सरकारी क्षेत्र में, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको हर साल के 0.5 यानी मैक्सिमम 2.5 नंबर मिलेंगे। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपको 2.5 मिलेंगे, 10 साल का है तो भी 2.5 मिलेंगे, 15 साल का है तो भी 2.5 मिलेंगे, 3 साल का है तो 1.5, 4 साल का है तो 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपको जो है ये एक्सपीरियंस जो है ये मिलता है। तो टोटल हमारे ये इस तरह से जो 15 नंबर बनते हैं। ठीक है, 2.5 नंबर एक्सपीरियंस के हैं, जो कि सभी पे लागू होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 साल का एक्सपीरियंस का बनाया है तो 2.5 नंबर सभी को मिलेंगे, या वो किसी को भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ले जाते हो, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली या तो सभी को मिल जाएंगे या किसी को भी नहीं मिलेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली इसका मेरिट पे कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, मेरिट का प्रभाव इसका पड़ता है 2.5 नंबर का। बैकवर्ड एरिया पंचायत का पड़ेगा 3.5 नंबर हो गए। ठीक है, जो लैंडलेस फैमिली, यानी कि यहाँ पे भी लगभग सभी को मिल जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, तो 4.5 नंबर हो गए। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये ज्यादातर नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये, क्योंकि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो खुद लगी हुई हैं, तो दिव्यांग का नंबर मिलता है। ठीक है, फिर एनएसएस एनसीसी का भी आपको नंबर मिलता है। बीपीएल का इसका मेरे को डाउट है। ठीक है, ये नंबर शायद किसी को भी ना मिले। 1 नंबर ये मिलेगा सिंगल डॉटर का, ऑर्फन का मिलता है। ट्रेनिंग का मुझे उम्मीद नहीं है कि ये शायद मिलेगा। और 2.5 नंबर जो है वो उसका कोई मेरिट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। तो 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 5.5 और बीपीएल के 2 नंबर जो है जोड़ के 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5 और 2.5 नंबर 15 नंबर। तो इस तरह से इवेल्युएशन का क्राइटेरिया बनता है। जैसे पिछली बार कुछ लोगों ने जो है वो बीपीएल के सर्टिफिकेट जो है वो या उसमें डाले थे, तो वो कोर्ट केस चल रहा था, वो अभी तक वो जो है उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है। तो वो वही बात है कि ये बीपीएल का जो है मुझे डाउट है। ठीक है, या तो सभी जो है वो फिर एलिजिबल इस तरह से है। तो ये आप कंसर्न है, ये आपके पर्सनल की वो पर्सन की अपनी लाइबिलिटी है।
ठीक है। जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाला जो प्रमाण पत्र है जो कि तहसीलदार या नायब तहसीलदार देंगे, तो उसका फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। प्रमाणित किया जाता है कि जो ग्रामीण राजस्व अधिकारी, जिसको पटवारी हम बोलते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ का स्थायी निवासी है और उसके अपने नाम पे जो है भूमि दर्ज है, ठीक है, और उसके जो भूमि है वो इतनी उसके नाम पे है। और अगर नहीं होगी तो फिर तो सीधा लिख देगा कि भाई उसके पास कोई भी जमीन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये परफॉर्मा दिया गया है साथ साथ। ठीक है, तो आपको ये 15 नंबर बताने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ये भी मेरिट पे मान लीजिए अगर किसी के आउट ऑफ 85 जो है वो मान लीजिए 70 मार्क्स बन रहे हैं और एक दूसरे के 68 बन रहे हैं, लेकिन आफ्टर मेरिट मान लीजिए एक के जो है 15 में से उसको मिले सिर्फ 4 नंबर और दूसरे को मिलते हैं 7 नंबर आउट ऑफ 15, तो जो 68 वाला है वो 71 पे पहुंच जाएगा। यानी सॉरी, कहने का मतलब है जो 68 वाला है वो 7 नंबर जोड़ के 75 पे चला जाएगा, और जो 70 वाला है वो जो है वो 4 नंबर जोड़ के 74 पे रहेगा। तो उस स्थिति में जो है ये मेरिट पे बहुत प्रभाव डालता है ये 15 मार्क्स, और उस स्थिति पे जो है वो जो 68 वाला है वो सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है, अगर पेपर इजी आता है, कहने का मतलब है पेपर इजी आएगा, अगर पेपर आसान आएगा तो 170 में से जो मेरिट है वो लगभग 150 तक चली जाती है। ठीक है, टॉपर्स के, और 130-40 पे कट ऑफ चली जाती है। तो उस स्थिति में जो है ये 15 नंबर जो है वो थोड़ी सी उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि फिर वो जो 130-40 में जो है वो 4 या 5 नंबर जब जुड़ते हैं या 150 में, तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रह जाती। लेकिन अगर मेरिट लो चली जाती है और नंबर जो है वो 170 में से 80 या 90 आते हैं, तो फिर वो जो 15 नंबर है उसमें जो 5 या 6 या 7 नंबर की वैल्यू है वो लगभग डबल हो जाती है। तो ये 15 नंबर इंपॉर्टेंट तब होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब थोड़ी सी मेरिट जो है वो थोड़ी लो जाए, यानी पेपर थोड़ा मुश्किल आए। अगर पेपर आसान आता है जैसा कि एलडीआर सुपरवाइजर का है, तो या कोई और भी एग्जाम है, क्लर्क का है, ठीक है, या जेओ का तो टफ आता है कई बार, तो फिर क्या होता है उस स्थिति में जो है मेरिट पे ये 15 मार्क्स उतने जो है वो प्रभाव नहीं डालते। लेकिन कई लोगों के पास, जैसे कई दिव्यांग हैं, विधवा भी हैं, साथ ही साथ उनके पास एनएसएस का सर्टिफिकेट है, तो 3 अंक तो वो वैसे ही वो उन्होंने जो है एज ले लिया, तो वहां पे उनकी सिलेक्शन की जो स्थिति है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा, मान लीजिए जैसे 37 पोस्टें हैं और उसमें 16 पोस्टें जनरल की हैं, 8 पोस्टें ओबीसी की है, एससी की हैं। एक चीज हमेशा बोली जाती है कि क्या रिजर्व कैटेगरी में भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना, खास तौर पे जो सिंगल एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम जहां पर होता है वहां पर कोई भी जनरल कैटेगरी नहीं होती, वहां ओपन होती है। ठीक है, तो जो ये 16 पोस्टें हैं, ये पोस्टें सिर्फ एक खास कैटेगरी के लिए नहीं होती है, ये सभी के लिए होती हैं। ठीक है, 16 पोस्टों में एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, जो भी लोग हैं, और जनरल ओपन, तो ये पोस्टें ओपन कही गई हैं, ना कि किसी एक खास कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए बोली गई हैं। तो ये जो भी पोस्टें हैं ये सबके लिए हैं। तो जो जैसे मान लीजिए अगर कोई एससी का कैंडिडेट है, तो अगर मान लीजिए उसकी 5 पोस्टें हैं, तो अगर सबसे पहले अगर वो जनरल कैटेगरी की लिस्ट में 16 के कट ऑफ में आ रहा है तो वो वहां चला जाएगा, और ठीक है, नहीं तो वो फिर अपनी कैटेगरी में आएगा। तो जहां पर जनरल की कट ऑफ खत्म होती है वहां से कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो शुरू होती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैटेगरी वाला जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे वो जनरल में चला जाए। तो उस स्थिति में क्या है कि जो मान लीजिए 5 कैंडिडेट अगर एससी के सिलेक्ट होने, तो ऑटोमेटिकली वो 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो हमेशा जो जिनके पास भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो हमेशा अपनी कैटेगरी में भरें, खासतौर पे सिंगल लाइन एग्जाम में। और ज्यादातर जो है ये, क्योंकि चाहे जो भी फैसले आए हों वो ऑटोमेटिकली आपको उसका एडवांटेज जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है, ओपन पोस्टें वो सभी के लिए ओपन है। ठीक है, उसका मतलब ओपन का मतलब है वो जनरल की भी है, वो एससी एसटी सभी की है। ठीक है, वहां कोई किसी कैटेगरी की पोस्ट जो है वो उसको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और जो डबल एग्जाम होते हैं जहां प्री भी है, मेंस भी है, फिर इंटरव्यू भी है, और हर स्टेज आपको पार करनी है। ठीक है, तो जब मल्टीपल लेवल का एग्जाम जब होता है, तो वहां पे आप जैसे कोई कैटेगरी वाला कैंडिडेट है उसको हर स्टेज पे जो है वो जनरल की कट ऑफ जो है वो क्लियर करनी पड़ती है, वरना उसको जो है वो पोस्ट नहीं मिलती। ठीक है,
मेरी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर क्योंकि जैसे ज्यादातर जो हमीरपुर के एग्जाम है उसमें सिंगल एंट्री लेवल है, तो वहां पे जो है वो कैटेगरी में ही हमेशा अपना फॉर्म भरें, और नहीं भी है तो भी अपनी कैटेगरी में ही फॉर्म भरें अगर सीट नहीं भी है। इसका बहुत एडवांटेज होता है। बस मैंने इतना ही बताना था। 15 मार्क्स था, मैं कैटेगरी में नहीं जाना चाहता। 15 मार्क्स के इवेल्युएशन का था, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। और आपके जिसके भी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आप मैंने तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, हो सकता है कोई बीपीएल का बनवा ले सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप मेरे उस पे जाएं, हो सकता है कोई नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी बनवा ले, ठीक है। वो आपकी अपनी लाइबिलिटी है, वो आप अपना जो भी है। लेकिन हाँ, वहां पर ये है कि मान लीजिए अगर आपने ये सर्टिफिकेट बनवा लिए, बीपीएल बनवा लिया, नॉन एम्प्लॉयमेंट बनवा लिया, ठीक है, 3 नंबर आपके बना लिए। मान लीजिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि या तो ये 3 नंबर की वजह से आप सिलेक्ट होंगे। अगर आप इन 3 नंबर के बिना भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये 3 नंबर जो हैं ये सिर्फ क्या होगा, क्या कि ये 3 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, कुछ भी होगा। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपकी जो है वो उस पर फर्क पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे क्योंकि आज भी नहीं बन रहे, पहले से बनाए जा रहे हैं, तो ये आपके अपने उस पे है कि आप कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पे यही था कि आप जो हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जागरूक रहिए अगर इन केस आपका एग्जाम अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो है कि ये कम से कम मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है 20 साल का। मेरा ये मानना है कि पेपर आसान आया या आपका पेपर अच्छा हुआ या आपका पेपर खराब हुआ, पेपर मुश्किल आया तो ऑटोमेटिकली पेपर खराब होगा, पेपर आसान आएगा तो ऑटोमेटिकली सबका पेपर अच्छा होगा। तो पेपर अच्छा होना या पेपर खराब होना जो है वो सिलेक्शन की गारंटी या नहीं सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर पेपर मुश्किल आएगा तो लगभग सभी का पेपर खराब होता है, तो आप तब निराश नहीं होना कि भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। और अगर पेपर आसान आता है तो सभी का पेपर अच्छा होगा, तो तब आपको खुश नहीं होना कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड है। यहाँ ये नहीं है कि 80 वाला जो है वो अगर आपने 200 में से 160 या 150 नंबर ले लिया तो आप कन्फर्म है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस जो है आपने दूसरों के मुकाबले जो है वो कैसा परफॉर्म किया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं एग्जाम्पल जहाँ पे हम पिछले एग्जाम का जो है वो उदाहरण लेके चलते हैं, लेकिन होता कुछ और है उसके मुकाबले, ठीक है। तो जो है यहाँ पे आपका मेन उद्देश्य सिर्फ आप मेहनत करो, ठीक है, नोट्स जरूर बनाओ, ये बहुत बड़ी चीज है। और खास तौर पे अगर आप 170 मार्क्स का है और किसी स्पेसिफिक टॉपिक का है, तो जो आपका 120 नंबर का सब्जेक्ट का है उस पे पकड़ बनाने के साथ साथ 50 नंबर पे बहुत जरूरी है पकड़ बनाना, क्योंकि फाइट इस बार बहुत ज्यादा है। अगर आप 50 मार्क्स पे अगर आपकी पकड़ ढीली है, और यही 50 मार्क्स जो मैं मान के चल रहा हूं क्योंकि 120 की तैयारी सभी कर रहे हैं, ठीक है, 120 जो है वो 19-20 का फर्क डालेगा, लेकिन ये 50 नंबर जो है ये 19-20 का फर्क नहीं डालेगा, ये सिलेक्शन करवाएगा। जिसके 120 के साथ ये 50 नंबर अच्छे हैं वो ही कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, इस बार ये ध्यान रखें। तो जो 50 मार्क्स है ना उसको हल्के में नहीं लेना है, ये कंफर्म है, क्योंकि सीटें बहुत कम है, कंपटीशन ज्यादा है, लोग भी जो है वो अच्छी तैयारी के साथ इस बार आ रहे हैं। तो 50 मार्क्स जो है, मेरा अपना मानना है, ये 50 मार्क्स जो है जिनको हम जिसमें हिमाचल, इंडिया, वर्ल्ड जीके है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, हिमाचल है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये 50 मार्क्स ही सिलेक्शन का मेन वो बनेंगे। जो भी लोग सिलेक्ट होंगे वो डेफिनेटली इस 50 नंबर में उनकी पकड़ होगी। 120 में तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनकी सबकी पकड़ है, इसलिए 120 के अलावा 50 मार्क्स पे भी फोकस करिए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 120 में से 110 ले रहे हैं, ठीक है, तो 100 नंबर तो बाकी कैंडिडेट भी लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन 50 में से अगर आप सिर्फ 20 या 25 नंबर ले रहे हैं और दूसरा कैंडिडेट 40 ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन के पास पहुंच गया। क्योंकि जो व्यक्ति 50 में से 40 या 45 नंबर मार्क्स ले रहा है, इसका मतलब है उसकी जो है सब्जेक्ट पे भी पकड़ होगी। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि वो 120 में से 100 ले ले, आप 110 ले लें, लेकिन अगर आप 110 और 25 या 20 नंबर जोड़ते हैं तो आपके 130 या 135 नंबर ही बनते हैं।
जबकि उस व्यक्ति के 100 के साथ अगर वो 40 ले लेता है तो वो 140 से 145 चला जाता है, आप 130 से 135 के बीच में रह जाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50 मार्क्स जो है बहुत बड़ा गैप डालने वाले हैं। मेरी बात देखना, जब रिजल्ट आएगा कि 50 मार्क्स पे जिनकी पकड़ होगी ना, सिलेक्ट मैक्सिमम कैंडिडेट वही होंगे। इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास, आप फोकस कीजिए इन टॉपिक्स के भी ऊपर। हमारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, काफी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। हिमाचल जीके के लगभग सारे हैं, हिंदी के भी मैक्सिमम टॉपिक्स पे अपलोडेड हैं, इंग्लिश के मॉक टेस्ट 1-2 आए हैं, आपको आइडिया देने के लिए था। बाकी मेरा मोटिवेशनल वीडियो, मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी लाऊंगा, ठीक है। आज तो मेरा मेन उद्देश्य था 15 मार्क्स का, ठीक है। 85 के अलावा जो 15 मार्क्स हैं, कितने लोग उसमें कितना स्कोर कर सकते हैं, आप लोग आज भी कैलकुलेट कर लीजिए अगर इन केस एग्जाम निकलता। और इस बार बहुत अच्छा किया है। जैसे पिछली बार क्या हुआ कि आप ये मान के चलिए कि पिछली बार क्या था कि 30% ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए थे जिनके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, बस फॉर्म भर दिया। क्योंकि जो कमीशन था हमीरपुर का, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट की जांच ही नहीं की। इस बार क्या है, वो सर्टिफिकेट की जांच कर रहे हैं, तो एग्जाम में एलिजिबल कैंडिडेट ही बैठेंगे, ठीक है। तो किसी का हक नहीं मारा जाएगा। जैसे पिछली बार कई लोग जो है वो इंटरव्यू से इसलिए तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वहां पे इनएलिजिबल कैंडिडेट पहुंच गए थे। इस बार ऐसी स्थिति नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इस बार वो जो है वो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। कितने कैंडिडेट अपीयर होंगे, ठीक है, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। और ज्यादातर तो ये संभावना है कि भाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही एग्जाम होंगे, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होंगे। दूसरा, कोरोना का टाइम चला हुआ है, तो ज्यादा संभावना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा इस बार हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, ठीक है। कई एग्जाम्स तो अब ब्लॉक हेडक्वार्टर पे भी करवाने की बात हो रही है, बट ये डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। सिचुएशन पूरे देश में एक जैसी है, हम ये नहीं मान सकते कि हिमाचल में खराब है या अच्छी है। पूरे देश में और पूरी दुनिया में लगभग एक जैसी है, ठीक है। वैक्सीन के तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी वैक्सीन आएगी। और ये मान के चलिए कि जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, टीकाकरण का टारगेट अभी डिपेंड करता है कि किस, लगभग मेरा जो अपना अनुमान है कि लगभग सभी का टीकाकरण होने वाला है। 120 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा, यानी 240 करोड़ टीके जो है वो बनने वाले हैं। तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस इसका भी चलेगा। जिस तरह से हम बीमारी के दौर से गुजरे हैं, तो हम एक टीकाकरण के दौर से भी गुजरेंगे। अब वो कब वो दौर आने वाला है, वो भी जल्दी ही आने वाला है। जैसे ही वैक्सीन्स, कई देश जो है वो लगे हुए हैं, रूस ने अब घोषणा कर दिया है, ठीक है, स्पुतनिक 5 की, ठीक है। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। पर आज का जो वीडियो था वो मेनली बेस्ड था 15 मार्क्स के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे। हम लाएंगे मोटिवेशनल वीडियोस भी। थैंक यू, धन्यवाद।